कलचुरी वंश को जानने से पहले आपको इनके पूरे बेसिक से, यानी जहाँ से इनकी उद्भव हुए थे, ये जहाँ से उत्पन्न हुए थे, उसको हम लोग पूरा देखेंगे। तो कलचुरी वंश को अगर जानना हो तो इनकी सबसे ज़्यादा शाखाएं भारतवर्ष में बहुत जगह देखने मिलेंगी। एक तो महिष्मती, महिष्मती जो जानते हैं आप, जिसे महेश्वर नाम से मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी के निकट आप महेश्वर नाम से एक जगह है जहाँ पर कलचुरियों का पहले आपको शासन देखने मिलेगा। इस जगह पर देखेंगे हम महेश्वर। महेश्वर के लोगों को उस समय कहा जाता था है वंश। कलचुरी बाद में बना, महिष्मती को कहा जाता था, महिष्मती के लोगों को है वंश। और है वंश के जो लोग थे वो अपना आदि पुरुष या जिसे पूजते थे वो थे सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु की पूजा ये किया करते थे। अगर पुराणों में आपने देखा होगा तो सहस्त्रबाहु के बारे में वर्णन मिलता है, जहां पर हमें यह ज्ञात होता है कि सहस्त्रबाहु के द्वारा रावण को भी बंदी बनाया गया था। इसीलिए बहुत पराक्रमी राजा उस समय के थे। कुछ जगहों पर परशुराम के साथ इनका युद्ध भी आपको देखने मिल सकता है। तो सहस्त्रबाहु को माना जाता है कि इन्होंने महिष्मती जो वंश है या यहाँ के है वंश को यहाँ पर बसाया था नर्मदा नदी के तट पर। और यही नर्मदा नदी के तट पर जो महिष्मती वंश है या है वंश है, उस वंश के राजाओं के द्वारा त्रिपुरी में जो जबलपुर के निकट है, इस जगह पर कलचुरी वंश को बसाया गया। और इस कलचुरी वंश में अगर इस नाम को अगर आप ध्यान से देखें तो कलचुरी का कल्ली का मतलब होता है बड़ी मूंछ और छुरी का मतलब होता है छुरी, जो चाकू होता है उसका मतलब होता है, यानी बड़ी मूंछ और चाकू। ये इसका अगर आप संधि विच्छेद करके इसका नाम का अर्थ देखेंगे तो यह निकलता है। यह सब चीज़ें आपको पुराणों में देखने मिल जाएगी। तो ये हमने जाना कलचुरी वंश के बारे में। तो कलचुरी वंश जो यहाँ से जो ब्रांच निकला वो कहाँ से निकली? वो महिष्मती का ही एक शाखा जो है त्रिपुरी में बसा, और त्रिपुरी से ही टूटकर एक आगे जो शाखा निकली वो छत्तीसगढ़ में जा बसी। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के बारे में जानना है तो आपको त्रिपुरी के जो शासन हुए, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो शासन हुआ कलचुरियों का, उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इनका प्रभाव बिल्कुल आपको छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगा। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता है। अब दक्षिण कोसल नाम कैसे पड़ा? पहले ये क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर कहा जाता था महाकोसल, और इस महाकोसल के दक्षिण के क्षेत्र में होने के कारण छत्तीसगढ़ को कहा जाता था दक्षिण कोसल। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं, इनकी वंशावली देखेंगे जो त्रिपुरी के बारे में आपको बार बार पूछा जाता है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि कलचुरी वंश भारतवर्ष में और किस किस जगह पर हमें देखने मिलते हैं। एक तो महिष्मती मैंने बताया नर्मदा नदी के तट पर, दूसरा दहला या त्रिपुरी का एक नाम और है दहला, ये एग्जाम में पूछा गया है तो इसको ध्यान देंगे आप। एक सरयू पार, सरयू नदी जैसा जानते हैं, अभी अभी राम जन्मभूमि का वहाँ पे उद्घाटन या राम जन्मभूमि का वहाँ पर पूजा हुआ था, तो उसी सरयू पार में इनका एक शासन था जहाँ पर लक्ष्मण राज के द्वारा शासन किया गया था। कर्नाटक तक के क्षेत्र में फैला हुआ था कलचुरी वंश, और लास्ट दक्षिण कोसल जिसे हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम अगर देखें तो सबसे पहला जो नाम आता है आदि पुरुष, यानी इनके जो महिष्मती वंश की या महिष्मती के कलचुरी वंश की शुरुआत की थी वह थे कृष्णराज, जिसे आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और अगर उस समय से देखा जाए महिष्मती के समय से, तो 550 से लेकर 1741 तक कलचुरियों का शासन होता है। करीबन 1200 वर्षों तक का इनका लंबा शासनकाल आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर अभिलेखों में अगर आप देखें तो कलचुरी, कटचुरी है अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। और चेदी देश में, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जानते हैं चेदी देश भी कहा जाता था, तो चेदी कुल भी इन्हें बोला गया। कलचुरियों ने अपने समय में, जैसे हम देखते हैं विक्रम संवत, शक संवत, वैसे ही कलचुरियों ने एक संवत की शुरुआत की थी जिसे हम 248 या 248 ईस्वी से जानते हैं। तो अगर किसी भी
अगर आप ईस्वी में देख रहे हैं, जैसे अगर आप पढ़ते हैं 1000 ईस्वी अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको 250 माइनस करना है, 250 माइनस कर देंगे तो आप कलचुरी संवत में पहुंच जाएंगे। ये छोटा सा नॉर्मल आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको कहीं कहीं कलचुरी संवत लिखाया दिखेगा तो आप इस चीज से अपना अनुमान लगा सकें कि हम किस ईस्वी की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम त्रिपुरी के शासक के बारे में। अब जैसे मैंने बताया महिष्मती में शुरुआत की थी कृष्णराज ने, अब हम पहुंचते हैं त्रिपुरी में। त्रिपुरी में जो पहले संस्थापक हुए जो यहाँ की त्रिपुरी के शासन में कलचुरी वंश की शुरुआत करते हैं वो होते हैं वामराज देव 675 ईस्वी में। तो आपको अगर संस्थापक पूछा जाए कलचुरियों का और स्पेशली त्रिपुरी में तो आपका आंसर होना चाहिए वामराज देव। तो वामराज देव ने यहाँ पर संस्थापक हुए और इनके बाद जब कोक्कल प्रथम की बारी आई जब राज व्यवस्था संभालने की तो कोक्कल प्रथम ने यहाँ पर अपना शासन संभाला 850 ईस्वी में। इन्होंने एक राजकुमारी जिनका नाम था नाटा देवी उनसे विवाह किया और इनके बारे में अगर जानकारी आपको जाननी हो तो बिलहरी अभिलेख, मध्य प्रदेश में बिलहरी अभिलेख और बनारस अभिलेख, इन सब अभिलेखों से इनकी जानकारी हमें मिलती है। इनका एक पुत्र होता है शंकरगढ़ द्वितीय, जिन्हें एक उपाधि मिली होती है मुग्ध तुंग की। तो शंकरगढ़ मुक्त तुंग भी कई बार एग्जाम में देखने मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शंकरगढ़ मुग्ध तुंग ही क्या है, शंकरगढ़ द्वितीय भी है, क्योंकि ये बार बार आपको कंफ्यूजन होती रहेगी। तो शंकरगढ़ मुग्ध तुंग को जब कोक्कल प्रथम के द्वारा छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है तो छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने के लिए कहां भेजते हैं, ये कोरबा के निकट पाली में यहां पर आक्रमण इनके द्वारा किया जाता है। पाली में उस समय राजा होते हैं राजा विक्रमादित्य। वहां के अगर जो शिव मंदिर है, पाली का शिव मंदिर जिसका निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था, उस मंदिर में लिखा हुआ है कि उस समय राजा कौन थे, राजा विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य को पराजित किया जाता है शंकरगढ़ द्वितीय के द्वारा। तो शंकरगढ़ ने यहां पर राजा विक्रमादित्य को पराजित किया और उस क्षेत्र को अधिकार अपना जमा लिया। अब पहले के राजाओं के बारे में अगर आप देखें तो पहले के राजा कभी भी अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते थे बट वहां पे राज नहीं करते थे। वही यहां पर भी हुआ। शंकरगढ़ मुग्ध तुंग जो थे अपना शासन फैला तो लिए, वहां पे राजा को हरा तो दिए, बट अपने भाई को उस जगह पर शासन देकर वापस त्रिपुरी चले जाते हैं और त्रिपुरी जाने के बाद उस जगह पर शासन करने लगते हैं। कुछ समय पश्चात इस पाली क्षेत्र में, जो छत्तीसगढ़ का पाली क्षेत्र है, उस जगह पर सोमेश्वर या उड़ीसा के क्षेत्र, उड़ीसा के सोम राजाओं के द्वारा इस पाली क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है। और क्योंकि वहां पे जो राजा थे, जैसे मैंने बताया था, शंकरगढ़ मुग्ध तुंग ने अपने भाई को वहां पे राजपाट संभालने के लिए छोड़ दिया था। तो यहां पर क्या होता है, उड़ीसा के राजाओं के द्वारा इस पाली क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है और इसे फिर से वहां से त्रिपुरी के शासक को हटा दिया जाता है। इसके पश्चात जैसे ही पता चलता है किसे, यहां पर कोक्कल द्वितीय को, उस समय त्रिपुरी के शासक होते हैं, जब इन्हें हटाया जाता है उस समय त्रिपुरी के शासक होते हैं कोक्कल द्वितीय। कोक्कल द्वितीय को जब जानकारी होती है कि सोमवंशी राजाओं के द्वारा यहाँ पर पाली क्षेत्र में आक्रमण कर दिया गया है, तो ये अपने एक राजा को भेजते हैं जिनका नाम है कलिंगराज। इनके द्वारा ही भेजा जाएगा एक राजा जिनका नाम है, हम देखेंगे, कलिंगराज। कलिंगराज। तो कलिंगराज को पाली के क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए कौन भेजा, कोक्कल द्वितीय। इस चीज को आप जानेंगे, अगर आप त्रिपुरी के शासन को अगर नहीं समझेंगे तो इसको नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है। तो कोक्कल द्वितीय जब कलिंगराज को यहाँ भेजते हैं तब यहाँ से शासन शुरू होता है छत्तीसगढ़ में, जो कलिंगराज के द्वारा शुरू की जाती है। और इसी कारण, क्योंकि त्रिपुरी के शासन, त्रिपुरी के अधीन ये शासन शुरू हो रहा है, इसीलिए क्या कहा जाता है, त्रिपुरी के अधीन कलचुरी वंश। कहाँ, छत्तीसगढ़ में, जिसके प्रथम संस्थापक कौन होंगे, कलिंगराज। तो बिल्कुल यहीं से शुरू होगा छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन, जिसके बारे में आप एग्जाम में देखते भी हैं। और हमेशा पूछा जाता है कि स्थापना वर्ष, तो 1000 ईस्वी में इनका शासन यहाँ शुरू हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे थे कलिंगराज के बारे में। तो कलिंगराज फिर इस क्षेत्र में आते हैं और
इनका युद्ध जैसे मैंने बताया था, उड़ीसा के राजा पाली के क्षेत्र में अतिक्रमण कर लेते हैं, तो इनका युद्ध होता है उड़ीसा के राजाओं के साथ और उड़ीसा के राजा इस क्षेत्र को हार जाते हैं। और जब कलिंग राज यहाँ पर आक्रमण करते हैं तो पाली के क्षेत्र को अपनी राजधानी न बनाकर राजधानी उसके निकट ही बनाते हैं तुम्माड़ को। राजधानी इन्होंने बनाया तुम्माड़ को सोमवंशी राजाओं को हटाने के बाद। तो ये तुम्माड़ कहाँ है? यह भी कोरबा में ही है। तो कोरबा में हमने दो चीजें देखी, एक तो पाली और दूसरा था तुम्माड़। तो तुम्माड़ में इनकी राजधानी बन जाती है। और कलिंग राज के बाद जब दूसरे राजा आते हैं उनका नाम है कमल राज। कमल राज के द्वारा 1020 ईस्वी में यहाँ से शासन संभाला जाता है। और इनके समय में जो त्रिपुरी के शासक होते हैं, जैसे मैंने बताया था, ये तो हमने छत्तीसगढ़ का शुरू कर दिया, इसके पैरेलल में ही त्रिपुरी के जो शासक होते हैं गांगेय, त्रिपुरी के जो शासक होते हैं इनके समकालीन गांगेय। तो गांगेय जब उड़ीसा में आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो इनकी मदद लेते हैं। किसकी? कमल राज की। कमल राज की मदद लेते हैं कि चलिए हमको उड़ीसा पर आक्रमण करना है, और ये दोनों राजा मिलकर उड़ीसा पर आक्रमण कर देते हैं और पूरा उड़ीसा का क्षेत्र ये जीत जाते हैं। और वापस जब ये क्षेत्र में अपने आते हैं तो गांगेय को एक उपाधि मिलती है जिसे त्रिलिंगाधिपति, गांगेय की उपाधि थी त्रिलिंगाधिपति। ये उपाधि धारण करते हैं गांगेय जी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? कमल राज वापस अपने क्षेत्र तुम्माड़ आ जाते हैं और गांगेय अपने त्रिपुरी में चले जाते हैं। कमल राज के बाद अगर आप देखें तो शासन आता है सबसे इंपॉर्टेंट रत्नराज प्रथम का। तो रत्नराज प्रथम के बारे में तो बहुत सारी जानकारी है, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो रत्नराज का एक नाम और था राजेंद्र प्रथम, इस चीज को आप देखेंगे। और इन्होंने शासन संभाला 1045 ईस्वी में। रत्नराज ने नाम में ही आपको सुनाई में आ रहा होगा कि रतनपुर, कहीं ना कहीं रतनपुर का नाम आ रहा है, तो है ने आप सही पकड़ रहे हैं कि इन्होंने ही जो राजधानी बनाई तुम्माड़ से, कहाँ? रतनपुर में। और रतनपुर का पुराना नाम क्या था? मणिपुर। जैसे हुआ क्या था उस समय जब ये राजा तुम्माड़ से निकले थे, तुम्माड़ से अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले थे, तो एक जगह पर इन्हें स्वप्न आया था महामाया माता का, रतनपुर की महामाया माता का इन्हें स्वप्न आया कि आप अपनी राजधानी यहाँ लेकर आए और यहाँ पर एक मंदिर बनाएं जो माता का एक मंदिर होगा। तो रत्नदेव के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर के निकट रतनपुर में यहाँ पर माता महामाया का मंदिर बनाया जाता है। और दूसरी चीज क्या करते हैं, ये अपनी राजधानी तुम्माड़ से रतनपुर ले आते हैं। और रतनपुर का पुराना नाम मैंने क्या बताया? मणिपुर। इस नाम को भी आप याद रखेंगे। रतनपुर का पुराना नाम क्या था? मणिपुर। दूसरी चीज, इन्होंने अपना साम्राज्य जो था विस्तार करने के लिए पड़ोस के ही कोमुमंडल की वजू वर्मा की बेटी नोनल्ला के साथ विवाह किया। यहां पर आप देख लीजिए, नोनल्ला के साथ इन्होंने विवाह किया। और कोमुमंडल कहां पर है? अमरकंटक और पेंड्रा रोड के आसपास का जो एरिया है उसे कोमो कहा जाता था। तो उस क्षेत्र पर भी इनका क्या हो गया? पूरा शासन फैल गया। तो इस तरह की वैवाहिक संबंध बनाकर भी पहले के राजाओं के द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया जाता था। एक तो युद्ध करते थे या तो विवाह कर लेते थे, ये चीजें इनके द्वारा की जाती थी। और रत्नदेव के द्वारा एक तुम्माड़ में, क्योंकि इनकी तो पहले की राजधानी क्या थी? तुम्माड़ थी, तो वहां पर एक शिव जी का वंकेश्वर मंदिर इनके द्वारा बनाया जाता है और एक रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। पृथ्वीदेव प्रथम, इनके बाद जब नोनल्ला और रत्नदेव का विवाह होता है, उनसे एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव ने शासन संभाला यहां पर 1065 से 1090 ईस्वी तक। इनके बारे में कहा जाता है, इन्हें एक उपाधि भी मिली हुई थी, महामंडलेश्वर और पंच महाशब्द। इस चीज को आप याद रखेंगे, इनकी उपाधि क्या थी? महामंडलेश्वर और पंच महाशब्द। इन्होंने
क्योंकि साम्राज्य विस्तार पे ज्यादा फोकस किया। करीबन कहा जाता है इनके द्वारा 21,000 गांव, छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल का पूरा 21,000 गांव जो है इनके द्वारा पूरा अपना साम्राज्य विस्तार करके उस क्षेत्र को जीत लिया गया था। इसीलिए इन्हें एक उपाधि मिली थी, सकल कोसलाधिपति। साम्राज्य विस्तार के कारण क्या उपाधि मिली? सकल कोसलाधिपति। और ये उपाधि किसे मिली? पृथ्वीदेव प्रथम को। इनके द्वारा जैसे मैंने बताया वंकेश्वर महादेव का मंदिर तुम्बाड़ में है और उन्हें ये बहुत मानते थे। उनके मंदिर में चतुष्कीका बनवाई गई। चतुष्कीका का अर्थ होता है 4 मंडप। जो मंदिर था उसके पास ही 4 मंडपों का एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, निर्माण किया गया था। तो इस चतुष्कीका का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा। कहाँ? वंकेश्वर मंदिर में। इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। और एक मंदिर और बनवाया गया, पृथ्वी देवेश्वर का शिव मंदिर। पृथ्वी देवेश्वर का शिव मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया। और इन्होंने जिससे विवाह किया था उसका नाम था राजल्ला। पृथ्वीदेव की पत्नी का नाम क्या? राजल्ला। पृथ्वीदेव प्रथम के काल में एक बहुत महत्वपूर्ण किला बनाया गया था। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डाउट भी थे, बट अगर आप प्रॉपर गवर्नमेंट की वेबसाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैतुरगढ़ जिसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा इस लाफागढ़ या चैतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। तो चैतुरगढ़ के बारे में क्या बताया मैंने? पहला चीज, इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है, जो तापमान है वह हमेशा क्या रहता है? थोड़ा कम ही रहता है। अन्य क्षेत्रों से हमेशा यहाँ कम रहता है। बहुत अच्छी जगह है। और छत्तीसगढ़ में 36 किलो में से एक चैतुरगढ़ ही है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 3 द्वार हैं, एक तो मेनका द्वार, होम द्वार, और इनमें से बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बना हुआ है कि मेनका द्वार जो है कहाँ है? तो आपको बताना है यह चैतुरगढ़ किले का प्रवेश द्वार है। ये क्वेश्चन बना है तो आप ध्यान देंगे कि मेनका द्वार कहाँ स्थित है? चैतुरगढ़ किले में स्थित है। चैतुरगढ़ किले में आपको महिषासुर मर्दनी की एक मंदिर भी देखने मिलेगी। ये मंदिर जो है महिषासुर मर्दनी का मंदिर है जो चैतुरगढ़ किले में आपको देखने मिलेगा। यहां पर एक शंकर गुफा भी है। इस सब पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है आप सीधा सीधा नहीं पूछेगा, थोड़ा ना थोड़ा घुमाकर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। यहां पर हम कहां पर पहुंच चुके हैं? पहले हमने राजा कौन सा देखा? कलिंगराज। फिर हमने देखा कमलराज। तीसरा आपने देखा रत्नदेव प्रथम। अब हम पहुंच चुके हैं पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में हमने ये चीज देख ली। तो पृथ्वीदेव प्रथम और राजल्ला का अब पुत्र आएगा जाजलदेव प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इन्होंने शासन संभाला 1090 ईस्वी में। जाजलदेव प्रथम के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट इनके नाम में ही छुपा हुआ है, इन्होंने जो एक निर्माण करवाया था वह था जाजलपुर, जिसे वर्तमान में हम जांजगीर चांपा के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जाजलदेव ने एक जाजलपुर का निर्माण करवाया। जैसे मैंने बताया इसे वर्तमान जांजगीर के नाम से जाना जाता है। और एक चीज और की, इन्होंने पाली स्थित, कोरबा के निकट पाली स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, निर्माण नहीं करवाया। ये चीज आप ध्यान देंगे, निर्माण नहीं करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, रिपेयर करवाया उसको। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो अगर प्रॉपर देख रहे हैं तो आपको ध्यान में होगा, मैंने बताया था राजा विक्रमादित्य, बाण वंश के राजा विक्रमादित्य के द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया था? शिव मंदिर का। पाली के शिव मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। और इसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाता है जाजलदेव प्रथम के द्वारा। और जो जांजगीर नाम का एक जगह है जो जाजलपुर के नाम से जाना जाता था, उस जगह पर विष्णु मंदिर या नक्टा मंदिर का भी निर्माण, उस विष्णु मंदिर को नक्टा मंदिर भी कहा जाता है, उस मंदिर का निर्माण भी जाजलदेव प्रथम के द्वारा करवाया जाता है।
जाजल देव प्रथम बहुत ही बलशाली राजा था। इन्होंने तो पूरा अपना शासन छत्तीसगढ़ के अलावा आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसपास के नागपुर के क्षेत्र तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। सबसे प्रमुख इनका जो युद्ध था उसे हम देख लेते हैं। एक तो है छिंदक नागवंशी, चक्रकोट के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को ये पराजित करते हैं। होता यह है कि छिंदक नागवंशी राजा जो सोमेश्वर देव हैं, छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर इनका शासन होता है, ये इस एरिया में देख लीजिए आप, बस्तर में स्थित है चक्रकोट। यहाँ से ये राजनांदगांव के आसपास के क्षेत्र में आक्रमण करके जो कलचुरी वंश के जो इनका शासन था इस जगह पर आक्रमण करते हैं और इसके बदले में ही जाजल देव प्रथम के द्वारा यहाँ पर सोमेश्वर देव पर आक्रमण किया जाता है और सोमेश्वर देव पर आक्रमण करके इसे बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं और बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। इनकी राजधानी को, चक्रकोट को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। इस तरह से हमने क्या देख रहे हैं कि जाजल देव जो है बस्तर के क्षेत्र में भी आक्रमण करते हैं और क्योंकि इनकी माता, सोमेश्वर देव की माता बोलती हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए, तो उस क्षमा मांगने के पश्चात सोमेश्वर देव को वहां पर छोड़ दिया जाता है और जाजल देव प्रथम अपने शासन में, जहां पर इनका शासन था, उस जगह पर वापस चले जाते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया जैसे कि इनका शासन विस्तार पे बहुत ज्यादा फोकस था, तो ये दूसरा आक्रमण करते हैं भुजबल। यहां पर जो उड़ीसा में है सोमवंशी राजा उस समय भुजबल पर आक्रमण करते हैं जो सुवर्णपुर के राजा होते हैं, या सुवर्णपुर स्थित है उड़ीसा में, तो उड़ीसा के सुवर्णपुर पर यह आक्रमण करते हैं और यह सब जानकारी आपको रतनपुर के शिलालेख में मिल जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जाजल देव जो है बहुत प्रतापी राजा है, इसने सब अपना शासन फैला रहे हैं और बहुत सारे युद्ध भी कर रहे हैं और निर्माण भी किया है, उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जाजल देव के बाद जाजल देव प्रथम के काल में ही कहीं ना कहीं इनका क्या होता है, त्रिपुरी के जो शासन है, त्रिपुरी के जो राजा होते हैं उनके साथ इनकी खटपट होती है, क्योंकि जाजल देव प्रथम कैसा है, खुद ही बहुत ही प्रतापी राजा है, तो क्या वो किसी राजा के अधीन रहना पसंद करेगा? नहीं, बिल्कुल। वो त्रिपुरी के राजाओं को बिल्कुल मना कर देते हैं, हम आपके शासन को नहीं मानने वाले, और इस तरह वो उनके शासन को त्याग देते हैं। और त्रिपुरी के उस समय राजा होते हैं जाजल देव प्रथम के पैरेलल में उस समय राजा होते हैं, त्रिपुरी के राजा होते हैं यशकर्ण। इस चीज को आप याद रखेंगे, यशकर्ण त्रिपुरी के राजा होते हैं और इनको ये पराजित भी कर देते हैं और इनके ये तो यशकर्ण जो है वहां पर बिल्कुल कमजोर शासक होते हैं, इसलिए ये अलग हो जाते हैं। तो यहां पर हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, अभी त्रिपुरी के अधीन जो शासन है, बिल्कुल जो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन है त्रिपुरी के अधीन था, अब त्रिपुरी से स्वतंत्र हो जाएगा। अब जो राजवंश आप देखेंगे कलचुरी का, यह त्रिपुरी से बिल्कुल ही स्वतंत्र हो जाएगा और अपना खुद का शासन ये छत्तीसगढ़ में बनाए रखेंगे। और बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि त्रिपुरी वंश से जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो पहला राजा होता है रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल देव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय और फिर प्रतापमल। तो प्रतापमल तक मैंने काहे रोका, क्योंकि प्रतापमल के बाद जो शासन आता है वह है अंधकार युग। कलचुरी का अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद कलचुरियों का शासन या इनके बारे में जो अभिलेख, जो ताम्रपत्र है, वह जानकारी नहीं मिलती। अच्छा, एक पॉइंट आपका छूट गया है, उस चीज को मैं जाजल देव के बारे में बताता हूं आपको। जाजल देव ने एक सिक्के जारी किए थे, सबसे पहला सोने का सिक्का जाजल देव के द्वारा चालू किया गया था, जिसमें एक तरफ लिखा गया था श्रीमज्ज जाजल देव। ये चीज आपको याद रखना है, सिक्के के एक तरफ लिखा गया था श्रीमज्ज जाजल देव और उसके पृष्ठ में पीछे लिखा गया था गजा शार्दुल। तो ये चीज को आप याद रखेंगे। और गजा शार्दुल की उपाधि की उदाहरण की थी, इन्होंने उड़ीसा के गंग राजाओं को हराया था। उड़ीसा को गंग राजाओं को हराने के कारण इन्हें गज शार्दुल की उपाधि भी मिली हुई थी। तो ये चीज आपको कहां से मिलेंगे, जाजल देव के जो सोने के सिक्के
प्रथम बार, ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, प्रथम बार जो इन्होंने ये सिक्के जारी किए उन सिक्कों से जानकारी मिली। कुछ पुस्तकों में यह भी देखने मिलेगा कि इनके तांबे के जो सिक्के थे उसमें हनुमान जी की आकृति मिलती है। तांबे के जो सिक्के हैं उसमें हनुमान जी की आकृति हमें देखने मिलती है। तो यह भी मान सकते हैं कि ये हनुमान जी के भी भक्त हुआ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम बहुत सारी चीज़ें देख लिए। इसके बाद अब हम आते हैं त्रिपुरी से वंश से स्वतंत्र शासक, जिसमें हमने बता चुका है कौन सा शासक आएगा अब, रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के बारे में आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। सबसे पहला चीज़ यही क्वेश्चन बनता है कि त्रिपुरी वंश से स्वतंत्र शासक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए रत्नदेव द्वितीय, जो त्रिपुरी वंश से, त्रिपुरी का जो राजवंश है मध्य प्रदेश में, उससे स्वतंत्र शासक आपके होते हैं रत्नदेव द्वितीय, जो जाजल देव और उनकी पत्नी लाछल्ला देवी का पुत्र होता है। इनके समय में जो त्रिपुरी के राजा होते हैं गयाकर्ण, जैसे मैंने बताया था जाजल देव के पैरेलल में थे समानांतर या समकालीन राजा, वो थे यशकर्ण, और रत्नदेव द्वितीय के समकालीन जो राजा होते हैं उनका नाम होता है गयाकर्ण। और गयाकर्ण से ये बिल्कुल उनको पराजित कर देते हैं और ये स्वतंत्र हो जाते हैं। और गयाकर्ण के साथ ये जैसे ही अलग होते हैं तो छत्तीसगढ़ का दक्षिण कोसल क्षेत्र अलग हो जाता है और पूर्णतः स्वतंत्र करने वाला पहला शासक होता है, जिस कारण से अब छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को कोसल के नाम से हम देखेंगे। पहले यह था महाकोसल, पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के महाकोसल था, अब दक्षिण कोसल हुआ, अब इसे कोसल के नाम से भी जाना जाएगा क्योंकि ये वहां से त्रिपुरी के शासन से अलग हो गया है। इनके शासन में भी एक युद्ध होता है, बहुत भयानक युद्ध होता है, जो होता है अनंत वर्मन चोड़गंग के साथ। ये गंग वंश का राजा होता है, उड़ीसा के क्षेत्र का गंग वंश का जो राजा है उसके राजा के साथ, जिनका नाम है अनंत वर्मन चोड़गंग, उनके साथ शिवरी नारायण के निकट, जो जांजगीर चांपा के आसपास है, जांजगीर चांपा के आसपास, तो उस शिवरी नारायण में उनके निकट इनका बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें गंग वंश के राजा को यहाँ पर पराजय झेलनी पड़ती है। अनंत वर्मन चोड़गंग को यहाँ पर इस युद्ध में पराजय झेलनी पड़ती है और बिल्कुल यानी कि बहुत बुरी तरीके से पराजित करते हैं। और रत्नदेव द्वितीय के बाद यहाँ पर राजा आएंगे पृथ्वीदेव द्वितीय, जो शासन संभालते हैं 1135 ईस्वी में। पृथ्वीदेव द्वितीय, अब यहाँ पे देखिए एकदम नाम को याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए, बहुत ही सिंपल नाम है। पहले प्रथम थे, अब द्वितीय, बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यूस चल रहे हैं, जैसे रत्नराज, फिर पृथ्वीदेव, फिर जाजल देव, फिर यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं आप, वैसे ही मिलेगा, रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर आपका जाजल देव द्वितीय। तो हम कहाँ पे थे, पृथ्वीदेव द्वितीय में। पृथ्वीदेव द्वितीय भी सोमवंशी राजाओं के साथ है, वो गंग वंश के राजाओं के साथ इनका युद्ध होता है। तो यहाँ पर जो आक्रमण होता है तो वो होता है अनंत वर्मन के पुत्र जटेश्वर। तो ये जटेश्वर कहाँ के राजा हो रहे हैं, गंग वंश, उड़ीसा के राजा, इनको ये पराजित कर देते हैं और चक्रकोट में भी आक्रमण कर देते हैं। चक्रकोट, जिसे चित्रकूट के नाम से जानते हैं, इन क्षेत्रों में पूरा ये आक्रमण करके ये इनको पराजित कर देते हैं। इनका उस समय में सेनापति होता है, बहुत ही वफादार सेनापति होता है, जो इनके साथ हर युद्ध में जाता है, जिसका नाम होता है जगतपाल। और इस जगतपाल के द्वारा ही ये राजीव लोचन का जीर्णोद्धार करवाते हैं। जैसे कि ये मंदिर देख रहे हैं आप, राजीव के निकट आपको ये मंदिर देखने मिलेगा। इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया जा रहा है, जगतपाल के द्वारा। और ये किसका सेनापति है, पृथ्वीदेव द्वितीय का। इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरा निर्माण क्या होता है, रतनपुर के किले का। रतनपुर में जो महामाया मंदिर आप देखते हैं, उसके जस्ट थोड़े ही दूरी पे अगर पैदल आप जाएंगे तो आपको एक रतनपुर का किला मिलेगा, जिसे गज किले के नाम से जानते हैं। ये देख रहे हैं आप, गज किले के नाम से इसे जाना जाता है। और इस गज किले, इसका नाम गज किला क्यों पड़ा है, क्योंकि ये अगर आप इसको देखें ध्यान से, जो किला है वो एक हाथी की तरह बैठा हुआ दिखता है।
गज का अर्थ ही होता है हाथी, तो हाथी की तरह या गज की तरह बैठा हुआ दिखता है, इसीलिए इस रतनपुर किले को गज किला भी कहा गया है। जाइएगा, आपको इसको वहां से आपको पूरी जानकारी मिल भी जाएगी, बहुत अच्छा है। इसके बाद इनका पुत्र आएगा जाजल देव द्वितीय। जाजल देव द्वितीय का शासन होता है 1165 से लेकर 1178 तक, और इनके बारे में जानकारी मिलती है हमें मल्हार शिलालेख से। इनके काल में भी आक्रमण होते हैं, जैसे कि आसपास के ही हमेशा आप देख रहे हैं कि उड़ीसा और चक्रगुड़ या जो बस्तर का क्षेत्र है वहीं इनका लड़ाई होता है। तो इनके काल में त्रिपुरी के एक शासक आते हैं, त्रिपुरी के, जैसे मैंने बताया था गयाकर्ण, उसके बाद एक शासक आते हैं वहां के जय सिंह। जय सिंह के द्वारा आक्रमण किया जाता है, परंतु ये पराजित हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे त्रिपुरी से तो अलग हो गए, परंतु त्रिपुरी के शासकों को भी लगता था कि हमारे द्वारा ये बने हुए राजा आज हमसे आगे बढ़ रहे हैं, इसी कारण से ये राजा जो हैं जय सिंह यहाँ पर आक्रमण करते हैं, बट इनको पराजय देखनी पड़ती है। इसके पश्चात क्या है, एक थोड़े ही अल्प समय के लिए जाजल देव द्वितीय का भाई जगत देव यहाँ पर शासन करता है, बट जगत देव भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, और इसके बाद जो शासन संभालते हैं रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय यहाँ पर शासन संभालते हैं 1178 ईस्वी में, और जगत देव और सोमल्ला, ये जाजल देव का पुत्र नहीं होता है, ये किसका पुत्र है, जगत देव। जैसे मैंने बताया था जाजल देव का भाई कौन था, जगत देव। जगत देव और सोमल्ला का पुत्र होता है रतनदेव तृतीय। रतनदेव तृतीय के टाइम में एक मंदिर है, लखनेश्वर मंदिर खरौद का, जिसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जानते हैं कई बार, बट लखनेश्वर मंदिर का जो यहाँ पर जीर्णोद्धार है इनके द्वारा करवाया जाता है, और इनके भी ये सेनापति, जैसे मैंने बताया था राजीव लोचन को तो जगत पाल ने किया था, यहाँ पर रत्नदेव तृतीय के जो सेनापति होते हैं जिनका नाम है गंगाधर राव, तो गंगाधर राव के द्वारा इस लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि इनके काल में ज़्यादा निर्माण तो नहीं, बट जीर्णोद्धार या रिपेयर मंदिरों का बहुत जगह करवाया गया है। इसके बाद जो इनके इस वंश के ये जो कंटिन्यू चल रहा है, त्रिपुरी से स्वतंत्र जो शासक हुए उसमें प्रतापमल होते हैं 1198 से 1222 तक इनका शासन होता है। और ये प्रतापमल तक मैं इसीलिए आपको एक बार पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानेंगे, क्योंकि प्रतापमल के बाद आपको एक अंधकार युग मिलेगा। पहले भी मैंने बताया था अंधकार युग आएगा, तो ये प्रतापमल के बाद ही अंधकार युग आता है, क्योंकि इसके बीच में यानी कुछ 14वीं शताब्दी तक आपको यहाँ पर इनका कोई शासन का कुछ भी सिक्का, अभिलेख, ताम्रपत्र, कोई भी जानकारी यहाँ पर मिलती नहीं है। कुछ इतिहासकार यहाँ पर खोज रहे हैं, खोजबीन चल रही है, बट यहाँ पर उतनी जानकारी नहीं मिली है, इसीलिए इसे अंधकार युग कहा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और टॉपिक्स को। यहाँ पर हमने कलचुरियों का जो अंधकार युग शुरू होने वाला है उसके पश्चात का जो वीडियो है वो अगले भाग में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए आप एडुऑन का यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, एडुऑन का फेसबुक पेज है उसे आप लाइक करेंगे, ताकि आपको हमारे अन्य विषयों के भी आगे भी हम अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका इतिहास है, भूगोल है, भारतीय कला संस्कृति है, इन सब के लिए एक एक वीडियोस आपके लिए कुछ न कुछ वीडियोस हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इनकी जानकारी आपको इन सब जो जगहों से, यहाँ पे जो सोर्सेस हमने बताए उन सब सोर्सेस से आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।